हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12 गणित वर्ष 2026 के 3 और 4 अंकों वाले प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके बोर्ड प्रश्न में प्रश्न संख्या 16 से लेकर 19 तक के प्रश्न 3 अंक के तथा 20 से लेकर 23 तक के प्रश्न 4 अंकों के आते हैं। वर्ष 2026 में जो 3 और 4 अंकों के प्रश्न आए थे वो ये थे। इस वीडियो में हम इन सभी का हल देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 16 से। प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया है, एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी है जिसमें से 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दी गई जानकारी को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यह दिया गया है कि एक पाठशाला में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1000 है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए, 1000। अब इसमें लड़कियां कितनी हैं, हमने लिखा कि कुल विद्यार्थी 1000 है, उसमें से लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं 430। अब उन लड़कियों की संख्या जो कक्षा 12 में पढ़ रही हैं, कक्षा 12 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी 430 का 10%। अब 430 का 10% कितना होगा, 430 गुणा 10/100, तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 43। अब हमें प्रायिकता किस चीज की ज्ञात करनी है कि एक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है और हमें यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की। तो यहाँ पे हम दो घटना मान लेते हैं, एक तो घटना ई मान लेते हैं और एक घटना हम क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं। घटना ई हम मान लेते हैं कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। ठीक है बच्चों, घटना एफ हम मान लेते हैं चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। ये हमने मान लिया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हमें सहबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देखिए वो कैसे ज्ञात करेंगे। सहबंध प्रायिकता में ज्ञात करनी है, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर सहबंध प्रायिकता में जो ज्ञात करनी है वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी एफ ओवर ई। एफ ओवर ई की सहबंध प्रायिकता ये कैसे हो जाएगी, देखिए क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है कि चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की है, ये दिया हुआ है, तो ई जो घटना है वो नीचे आ जाएगी। अब हमें ये पता था कि लड़की है, अब हमें ये ज्ञात करना है कि उसमें से कितनी कक्षा 12 में पढ़ रही है, तो एफ ऊपर आ जाएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता अपॉन में घटना ई की प्रायिकता, यही हो जाएगा। अब इनकी प्रायिकता हमें निकालनी पड़ेगी। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, ई सर्वनिष्ठ एफ की प्रायिकता कैसे निकलेगी। ई सर्वनिष्ठ एफ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि चुना गया विद्यार्थी लड़की भी और कक्षा 12 में भी पढ़ रही है, तो ऐसी कितनी लड़कियां जो कक्षा 12 में पढ़ रही हैं वो है 43। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 43/1000, यही हो जाएगी। दूसरा, अब हमें निकालना है ई की प्रायिकता। ई क्या है, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, लड़की कितनी है हमारे पास 430 और कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है 1000। 1000 से 1000 चला गया, 43/430 का कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रायिकता निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 0.1। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा।
समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसका अथवा वाला पार्ट। इसमें हमसे दे रखा है कि घटना ए की प्रायिकता जो है वो 6/11 है, घटना बी की प्रायिकता 5/11 है, घटना ए यूनियन बी यानी ए सम्मिलन बी की जो प्रायिकता है वो 7/11 है। हमें ज्ञात करना है ए सबनिष्ठ बी की प्रायिकता। सहपंद्र प्रायिकता ज्ञात करनी है ए बटे बी की, और सहपंद्र प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें बी बटे ए की। ठीक है, चलिए देखिए इनको हल करते हैं। पहले पहला पार्ट हम हल करें। हमें एक सूत्र ज्ञात है कि ए यूनियन बी की प्रायिकता किसके बराबर होती है? घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना बी की प्रायिकता माइनस ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता। यही होता है। यहां से हम लिख सकते हैं ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता बराबर घटना ए की प्रायिकता, घटना बी की प्रायिकता माइनस ए सम्मेलन बी की प्रायिकता। ये लिख सकते हैं। इनके मान रख दीजिए। ए की प्रायिकता कितनी है हमारे पास? 6/11। बी की प्रायिकता कितनी है हमारे पास? 5/11। ए सम्मेलन बी की प्रायिकता कितनी है? 7/11। ये दे रखी है हमें। इसको अगर हम हल करेंगे तो 6 और 5 कितने हो गए? 11, 11 में 7 गए 4, तो ये आ गया हमारे पास 4/11। ये हमारे पास ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता आ गई 4/11। ये इसका उत्तर हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में वो हमसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमें ए बटे बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता ज्ञात करनी है ए बटे बी की। सहबंध प्रायिकता का सूत्र लगेगा यहाँ पर। ये हो जाएगा इसका सूत्र ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बटे बी की प्रायिकता। यही हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता भी हमने ऊपर ज्ञात करी है। कितनी आई है वो? 4/11। बी की प्रायिकता में दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 5/11। इसको हल करने के बाद हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी 4/5। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में वो हमसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सहपंद प्रायिकता हमें याद करनी है बी बटे ए की। अब इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बटे में ए की प्रायिकता। यही हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है? वो हमने यहाँ पे निकाली थी 4/11। ए की प्रायिकता कितनी है? 6/11। 11 से 11 कट गया, जो हो गया 4/6। अब इसे और हल कर सकते हैं। 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2/3। तो बी बटे ए की सहप्रतिबंध प्रायिकता हमारे पास कितनी आ गई? 2/3। ये उसका उत्तर हो गया। तो इस प्रश्न में 3 भाग पूछे गए थे, तीनों के उत्तर हमने यहाँ पर निकाल दिए। पहले भाग का जो उत्तर आया है वो आया 4/11, दूसरे भाग का 4/5 और तीसरे भाग का 2/3। समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, हमें एक आव्यूह ए दे रखा है, दूसरा आव्यूह बी दे रखा है। अब इसमें भी 3 भाग दे रखे हैं। हमें ए प्लस बी का मान निकालना है, ए माइनस बी का मान निकालना है, और ए गुणा बी का मान निकालना है। आव्यूह का प्रश्न है। ठीक है, अभी प्रश्न आसान प्रश्न है वो। ठीक है, चलिए हम इसको हल करते हैं। पहले हम पहला भाग निकालते हैं। पहला भाग में हमसे वो कह रहा है कि ए प्लस बी का मान निकालो। तो पहले हम ए अवयव का मान रखेंगे। ए अवयव कितनी है हमारे पास? 2 4 3 2। जोड़ने का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगाया। बी अवयव है 1 3 -2 5। अब इन्हें हम जोड़ेंगे। तो जब हम दो अवयवों को जोड़ते हैं तो क्या होता है? पंक्ति 1 का पहला जो अवयव है वो पंक्ति 1 के पहले अवयव से जुड़ेगा। पंक्ति 2 का दूसरा अवयव जो है वो पंक्ति 2 के दूसरे अवयव से जोड़ेगा। इसी तरीके से जोड़ता जाएगा। तो 2 को अगर हम 1 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1। 4 को 3 से जोड़ेंगे तो 4 + 3। 3 को -2 से जोड़ेंगे तो 3 - 2। 2 को 5 से जोड़ेंगे तो 2 + 5। ये हो जाएगा। इसको हल करने पे 2 और 1 हो गया 3, 4 और 3 हो गया 7, 3 में से 2 गया 1, 2 और 5 हो गया 7।
तो ये हमारे पास इसका उत्तर निकल कर आ गया। ये किसका मान निकल कर आया हमारे पास? ए प्लस बी का मान निकल कर आया। इतनी बात समझ में आ गया। चलिए इसका दूसरा भाग करते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या ज्ञात करना है? दूसरे भाग में हमें ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो आप ए का मान रखेंगे हम 2 4 3 2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। आप भी बी का मान रखेंगे 1 3 माइनस 2 5, माइनस कर दिया तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा, ये 3 माइनस माइनस 2 यानी 3 प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 5 आ जाएगा। तो इसको हल करने पे हमें क्या मिलेगा? 1 1 5 और ये माइनस का 3। ये इसका उत्तर हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 3 और माइनस 2, फिर माइनस था तो वो 3 प्लस 2 हो गया 5, 2 माइनस 5 माइनस 3। ये दो भाग हो जाए। तीसरा भाग करते हैं। देखिए तीसरे भाग में वो कह रहा है कि हमें ए गुणा बी का मान निकालना है। ए ऑफ यू 2 4 3 2, बी ऑफ यू हमारे पास है 1 3 माइनस 2 5। अब देखिए यहाँ पे गुणन का अस्तित्व तो होगा, क्योंकि दोनों 2 बाय 2 के आप यू हैं, तो अस्तित्व तो करेगा। अब हम गुणन कर देते हैं इनका। देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में पहला अवयव निकालने के लिए, तो 2 का 1 से करेंगे तो 2, 4 का 2 से करेंगे तो माइनस का 8, ये हो जाए पहली पंक्ति। दूसरा स्तंभ, दूसरा अवयव निकालने के लिए 2 3 6 और 4 पंजे 20, ये हो जाएगा हमारे पास। 3 का 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, 2 दूनी माइनस 4। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव निकालने के लिए, दूसरा अवयव निकालने के लिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, ये आ गया हमारे पास। इसको अगर हम हल करेंगे 2 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? माइनस का 6, 6 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 3 में से 4 गए तो ये हो गया माइनस का 1, 9 और 10 कितने हो गए? 19। तो ये हमारे पास इसका उत्तर निकल कर आ गया। समझ में आया आप लोगों को? चलिए 17 के अथवा वाले पार्ट पर चलते हैं। अथवा वाले पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए वो कह रहा है कि ए का परिवर्त हमें दे रखा है और बी ऑफ यू दे रखा है, दो दे रखे हमें। ए ऑफ यू ना दे के ए का हमें क्या दे रखा है? परिवर्त दे रखा है, और बी ऑफ यू दे रखा है। तो हमें सत्यापित करना है कि ए प्लस बी का जो परिवर्त है वो ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त के बराबर। अब देखिए यहां पर हम सबसे पहले ए ज्ञात करेंगे। तो अगर हम ए ज्ञात करेंगे तो हमें ज्ञात है कि अगर हमारे पास ए का परिवर्त दे रखा है और हमें क्या निकालना है? ए निकालना है। ए बराबर हो जाएगा ए के परिवर्त का परिवर्त, जो हो जाएगा। किसी भी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त करने पर हमें वही आव्यूह मिल जाता है। तो ए का परिवर्त यहाँ पे हमारे पास कितना है? 3 4 माइनस 1 2 0 1। अगर हम इसका परिवर्त करेंगे तो हमें मिलेगा 3 4 माइनस 1 2 0 1, ये मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट साइड का मान निकालेंगे, फिर राइट साइड का मान निकालेंगे। तो पहले लेफ्ट साइड का मान निकाल लेते हैं। लेफ्ट साइड के मान में हमें क्या करना है? सबसे पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, फिर इसका जो मान आएगा उसका परिवर्त कर देंगे। तो ए प्लस बी का पहले मान निकाल लेते हैं। ए आपकी हमारे पास 3 माइनस 1 0 4 2 1, प्लस बी आप का मान रख दीजिए -1 2 1 1 2 3, यही हो जाएगी हमारे पास। अब इनका योग करिए। देखिए 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2, माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया? 1, 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5, 2 और 2 कितना हो गया? 4, 1 और 3 कितना हो गया? 4। ये हमारे पास a प्लस बी का माना। अब हमें क्या निकालना है? a प्लस बी का परिवर्त। तो इसका परिवर्त कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 1 1 5 4 4। ये हमारे पास किसका मान आ गया?
ये हमारे पास a प्लस बी के परवर्त का मान आ गया, और ये हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड आ गई। अब हम इसकी राइट साइड का मान निकालें, RHS का मान निकालें। देख, RHS में हमें क्या निकालना है, a का परवर्त प्लस b का परवर्त, यही करना है। a का परवर्त, a के परवर्त का तो हमें मान दे ही रखा है 3 4 -1 2 0 1, प्लस b का परवर्त, b का मान हमें ये दे रखा है, इसका परवर्त कर देंगे तो पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में बदल जाएंगी। तो देखिए -1 2 1 1 2 3, जब हमारे b के परवर्त का मान हो गया, b हमें ये दे रखा था तो हमने क्या करा, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया, तो ये आ गया हमारे पास। अब इनको जोड़ेंगे हम, तो देखिए 3 -1 कितना हो गया 2, 4 और 1 कितना हो गया 5, -1 प्लस 2 कितना हो गया 1, 2 और 2 कितना हो गया 4, 0 और 1 कितना हो गया 1, 1 और 3 कितना हो गया 4। तो ये हमारे पास a परवर्त प्लस b परवर्त का मान आ गया। अब देखिए ये वाला अवयव और ये वाला अवयव समान है, दोनों समान है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, हम क्या लिख सकते हैं, अतः a प्लस बी का परवर्त जो है वो किसके बराबर हो गया, a परवर्त प्लस b परवर्त के बराबर हो गया। ये हमने सिद्ध कर दिया। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 18। इसमें हमसे कह रहा है वो समाकलन के उपयोग से दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें एक दीर्घवृत्त दे रखा है x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 8, तो हमें इसका क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दीर्घवृत्त का समीकरण देख के आपको समझ में आ गया होगा कि यह दीर्घवृत्त x अक्ष को a, 0 -a, 0 पे काटेगा, y अक्ष को 0, b और 0, -b पर काटेगा। ये हमने दीर्घवृत्त का चित्र बना लिया। अब दीर्घवृत्त जो है वो x अक्ष और y अक्ष के अक्ष सममित है, जैसे x अक्ष के जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, y अक्ष के जितना दाएं उतना बाएं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका क्षेत्रफल प्रथम चतुर्थांश में जितना आ रहा है उतना निकालते हैं और 4 से गुणा कर दें तो पूरे दीर्घवृत्त का हमें क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा अभी क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा दीर्घवृत्त का प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हम इसकी प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसका 4 से गुणा कर देंगे तो टोटल हमें किसका, इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। हमने क्या करा, यहाँ पे एक आयत ले लिया जिसकी लंबाई y है और चौड़ाई dx। ये आयत जो है वो 0 से a तक यहाँ पर हिलेगा, 0 से a तक जाएगा। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है प्रथम चतुर्थांश का, तो क्या लिखा जाएगा, 0 से लेकर a, निचली सीमा क्या हो जाएगी 0, ऊपरी सीमा a, y dx, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब y का मान हमें यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे हमें दीर्घवृत्त का समीकरण क्या दे रखा है, x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y² बटे b² बराबर 1 माइनस x² बटे a²। बताइए, अगर हम यहाँ पे लासा ले लेंगे तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² माइनस x² बटे b², सॉरी b² नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर a², ये लिख सकते हैं। अब इस y वाले b² को अगर हम इधर भेज देंगे तो यहाँ से y² का मान कितना आ जाएगा, y² का मान आ जाएगा b² बटे a², ब्रैकेट में a² माइनस x², यही आ जाएगा। अब y से यहाँ पे अगर वर्ग हटाएंगे तो उधर वर्गमूल आ जाएगा, तो उससे मान कितना आ जाएगा, y बराबर प्लस माइनस b बाई ए, वर्गमूल के अंदर a² माइनस x²। अब प्रथम चतुर्थांश में हमें पता है कि x का मान भी धनात्मक होता है, y का मान भी धनात्मक होता है, तो यहाँ पर हम धनात्मक मान ले लेंगे, तो y का मान हो जाएगा b बटे अंडर रूट के अंदर a² माइनस x², जी हो जाएगा। देखिए ये वाला मान, अब इस y के इस मान को हम यहाँ पे रख देंगे इस वाले समीकरण में। अब इस वाले समीकरण में जब हम मान रखेंगे तो जो हो जाएगा 4 गुणा 0 से लेके b बटे a अंडर रूट a² माइनस x² dx, यही हो जाएगा।
बी बटे ए को बाहर ले लो अचर है तो जो हो जाएगा 4b/a। अब हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन का सूत्र आप लोगों को याद है, वो क्या होता है, एक्स बटे 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसकी निचली सीमा 0 हो गई और ऊपरी सीमा ए हो गई। अब यहां से 2 बाहर ले लेंगे और 4 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2b/a। ये हमने लिख दिया 2b/a। अब इसमें पहले ऊपरी सीमा का मान रखेंगे, ऊपरी सीमा रखेंगे तो एक्स की जगह ए आ जाएगा, दोनों जगह ये आ गया, ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें भी एक्स की जगह ये आ जाएगा तो जो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक कैसे आया, एक्स बटे ए था तो जो ए बटे ए हो जाएगा, ए से ए कटे जाएगा तो जो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। माइनस साइन लगाएंगे, निचली सीमा रखेंगे, निचली सीमा एक्स यहाँ पे 0 रखते ही ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, 0 का गुणा कितने में करो 0। इधर हमारे पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0, यही आ जाएगा। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है तो ए स्क्वायर गुणा 0 तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0। अब इसको आगे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया तो ये कितना हो गया 0, ये टर्म तो खत्म हो गया हमारे, ये कितना चला गया 0 में, ये दोनों शून्य पहले से ही थे। अब हमारे पास जे वाला एक पद बचा, इसमें क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1। तो हमने ए स्क्वायर को ऐसे ही लिखा, साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, साइन इनवर्स में 1 कब मिलता है, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री को लिखते हैं π/2, तो हमने यहाँ पे लिख लिया π/2। 2 से 2 कट गया, ए से ए कट गया तो ये हमारे पास क्या बच गया, πa। तो ये हमारे पास इस दीर्घवृत्त का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। समझ में आ गया आप लोगों को। साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है क्योंकि एक हमें कितने में मिलता है, 90 डिग्री का। चलो अब इसके अथवा वाले प्रश्न को देखते हैं। अथवा वाले प्रश्न में वो कह रहा है समाकलन के उपयोग से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। वहां पे दीर्घवृत्त था, यहाँ पे वृत्त दे दिया है। इस वृत्त की समीकरण को देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि इस वृत्त के जो केंद्र मूल बिंदु पर होंगे और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ए होगी। अब त्रिज्या ए होगी तो ये एक्स अक्ष को a,0 और -a,0 पे काटेगा, वाई अक्ष को 0, a और 0, -a पर काटेगा, यही हो जाएगा। अब वृत्त भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के, अगर हम देखेंगे वृत्त एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सममित है, एक्स अक्ष के जितना ऊपर उतना ही नीचे, वाई अक्ष के जितना दाएं उतना ही बाएं। तो हम यहाँ भी यही कर सकते हैं कि अगर हम इस वृत्त का प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लें और उसका 4 से गुणा कर दे तो हमें पूरे वृत्त का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अभी क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे भी क्या होगा, 4 गुना वृत्त का प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे भी हमने एक आयत ले ली, वाई लंबाई की डी चौड़ाई की। आयत जो है वो 0 से कहाँ तक जाएगी, ए तक जाएगी। तो सूत्र क्या बनेगा, 4 गुना 0 से लेकर ए वाई डी एक्स। वाई का मान चाहिए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर का मान कितना निकलेगा, वाई स्क्वायर का मान निकलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो जो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई धनात्मक होता है, तो यहाँ पे वाई में नेगेटिव हटा देंगे, पॉजिटिव रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसका मान हमने यहाँ पे रख दिया वाई की जगह। इसका सूत्र भी हमने पिछले प्रश्न में देखा था, रख दिया सूत्र, जो हो गया 4x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स वाई। निचली सीमा 0 और ऊपरी सीमा कितनी हो गई यहाँ पर, ए। अब ऊपरी सीमा का मान सबसे पहले हमने रख दिया, तो जो हो गया a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स a/a। एक्स की जगह ये रख दिया माइनस, अब निचली सीमा रखेंगे तो 0 रखने पर 0 हो गया, फिर माइनस साइन लगाया, 0 रखा तो जो हो गया ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था साइन इनवर्स 0 का मान कितना होता है, 0। तो ये तो 0 में चला जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया तो जे भी किसमें चला जाएगा, 0 में। हमारे पास एक पद ये वाला बचेगा, ए से ए कट गया तो जी कितना बन गया, साइन इनवर्स 1। क्या बन गया, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स में 1 का जो मान होता है वो 90 डिग्री पे मिलता है। 90 डिग्री का मतलब हो गया कि π/2 पे मिलेगा। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, π/2 पर मिलेगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, π/2। π/2 हमने यहाँ पे रख दिया, π/2 रख दिया तो ये हो गया ए स्क्वायर बटे 2 गुणा π/2। अब ये हमारे पास क्या हो गया, 2 से 2 4, या तो यहाँ पे काट दो या फिर इसको ऐसे लिख लो 4 गुना पाई ए स्क्वायर बटे 4।
4 से 4 कटे जाएगा तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना निकल कर आ गया, पाई एफ स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 19। प्रश्न 19 हमसे कह रहा है आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करना है। आलेखी विधि का प्रयोग करके इन रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को क्या करना है, हमें हल करना। अब यहाँ पर हमें z बराबर 4x प्लस वाई का क्या निकालना है, अधिकतम मान निकालना है, और असमीका हमें ये दे रहे। तो देखिए पहली असीमा को हम लिख लेते हैं। पहली असीमा है हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। अगर मैं इसको समीकरण में चेंज करूंगा तो जो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 50। अब हम देखेंगे कि ये समीकरण x अक्ष को y अक्ष को कहाँ कहाँ काटेगा। एक बार x का मान 0 रख देंगे और एक बार y का मान 0 रख देंगे। x का मान 0 रखने पे y का मान कितना आ जाएगा, 50, और y का मान 0 रखने पे x का मान 50। यानी ये 0,50 50,0 बिंदु पर काटेगा। तो ये 0,50 50,0 ये वाली लाइन बन जाएगी। अब हम देखेंगे कि ये वाली लाइन अक्ष को दो भागों में बांट रही है, एक मूल बिंदु वाला भाग, एक मूल बिंदु के बिना वाला भाग। तो यहाँ पे हम कौन सा बोलेंगे क्षेत्र, मूल बिंदु वाला लेंगे या मूल बिंदु से दूसरी तरफ का लेंगे। तो इसकी असमीका में हम मूल बिंदु रख के देख लेंगे। तो मूल बिंदु रखने पर 0 50 से छोटा, ये कथन हमें मिल रहा है। ये कथन कैसा, सत्य है। सत्य तो यानी हमने मूल बिंदु रखा था तो मूल बिंदु की तरफ वाला क्षेत्रफल ले लेंगे, तो इस रेखा के इधर वाला क्षेत्रफल आ जाए। इतना समझ में आ गया। अब दूसरी असमीका लेगी। दूसरी असमीका हमारे पास कितनी है, 3x प्लस वाई लेस देन बराबर 90। यही है, 3x प्लस वाई लेस देन बराबर 90। इसको समीकरण में चेंज कर लेंगे तो एक्स वाई 3x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 90। एक बार x का मान रख दो यहाँ पे, एक बार y का। x का मान 0 रखा एक बार, और एक बार किसका मान 0 रखेंगे, y का। x का मान 0 रखने पर y का मान कितना मिल जाएगा, 90, और y का मान 0 रखने पे x का मान कितना मिल जाएगा, 30। तो ये बिंदु किस पे काटेगा, 0,30,0 पे। हमने लाइन मिला दी। अब इसका कौन सा क्षेत्रफल लेंगे, मूल बिंदु वाला या मूल बिंदु से दूसरी तरफ वाला। तो इसकी असमीका में भी मूल बिंदु रख के देख लो आप। तो जो हो गया 0 लेस देन बराबर 90। तो ये कैसा कथन आ गया, सत्य। तो यानी मूल बिंदु की तरफ को आ जाएगी। अब हमें दो असमीका ये दे रखी हैं कि x का मान धनात्मक है, y का मान धनात्मक है। ये दोनों में ये बताती हैं कि प्रथम चतुर्थांश लेना है हमें। कौन सा लेना है, प्रथम चतुर्थांश। क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो इनका जो क्षेत्रफल आएगा सर्वनिष्ठ वाला, वो ये आएगा, कॉमन क्षेत्रफल जिसे हम बोलेंगे। अब हमें यहाँ पे z का क्या निकालना है, अधिकतम मान निकालना है। z का अधिकतम मान निकालने के लिए हम कोणीय बिंदु विधि का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे हमें कोणीय कितनी बिंदु मिल रही है, एक तो मूल बिंदु एक ए मिल रही है, दूसरी बी मिल रही है, तीसरा कोणीय बिंदु सी मिल रहा है, चौथा। तो 4 कोणीय बिंदु हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। अब इनका उपयोग करके हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए मान कैसे निकालेंगे। हमने क्या करा, यहाँ पे कोणीय बिंदु लिखा। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, कोणीय बिंदु। और यहाँ पे हम z का मान निकालेंगे। तो z हमारे पास कितना दे रखा है, 4x प्लस वाई। ठीक है, कोणीय बिंदु 4 है हमारे पास। एक तो मूल बिंदु है 0,0, एक a है 30,0, एक b है 20,30, एक c है 0,50। इन सभी पे हम किसका मान निकालेंगे, इन सभी पे हम z का मान निकालेंगे। 0,0 पे z का मान 0 प्लस 0 कितना आ गया, 0। 30,0 पे निकालेंगे तो 4 गुणा 30 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा, 120। जो हो जाएगा 4 गुणा 20 प्लस 30, 80, और 30 कितना हो गया, 110। ये 0 प्लस 50, तो ये कितना आ गया, 50। ये इनके मान निकल कर आ गए हमारे पास। तो यहाँ पे अधिकतम मान जो आया है वो किसका आया है, अधिकतम मान जो है वो 120 आया है। अधिकतम मान जो है वो किसका आया है, अधिकतम मान हमारे पास यहाँ पर जेड का 120 आया। 50,0 पे ये हो गया, एस पे ये हो गया, एस पे ये हो गया। अब अधिकतम मान हमारे पास कितना आ गया, 120। किस बिंदु पे आ रहा है, ए बिंदु पर।
हम यहाँ पे लिख देंगे कि जेड का अधिकतम मान 120 प्राप्त होता है बिंदु ए 30,0 पर। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 का अथवा वाला पार्ट है, आले की विधि द्वारा निम्न विवरणों के अंतर्गत z बराबर 2x प्लस 5y का अधिकतम मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए अब हमारे पास असमीकरण दे रखी है x प्लस वाई लेस देन बराबर 6। इसको अगर हम समीकरण में बदलेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6। ये देखिए कहाँ पे काटेगा अक्षरों को, एक बार x की जगह 0 रख दीजिए, एक बार y की जगह। x की जगह 0 रखने पर y का मान कितना मिलेगा 6, और y की जगह 0 रखने पर x का मान कितना मिलेगा 6। तो ये 6,0 0,6 पे काटेगा। अब हमें देखना है कि कौन सा क्षेत्र लेगा, मूल बिंदु की तरफ वाला या मूल बिंदु से दूसरी तरफ वाला। तो इसके आशा में क्या हमें मूल बिंदु रख दीजिए। तो 0 6 से छोटा है, ये कैसा कथन हो गया सत्य, यानी मूल बिंदु की तरफ वाला एरिया। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, छायांकित भाग है, ये इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। यहाँ पे ये दोनों आसामिका हमें ये बता रही है कि हमें जो भाग लेना है वो कौन से चतुर्थांश में लेना है, प्रथम में। अभी हमने पिछले प्रश्न में भी देखा था x का मान और y का मान घनात्मक प्रथम चतुर्थांश में होता है। तो ये हमारे पास एरिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसके z का मान कि z किस बिंदु पे अधिकतम होगा। तो z का मान निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कोणीय बिंदु विधि का। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, कोणीय बिंदु, और यहाँ पे हम लिख लेंगे z। z हमारे पास कितना है 2x प्लस 5y। अब कोणीय बिंदु एक तो मूल बिंदु हो गई 0,0, एक बिंदु ए हो गई 6,0, एक बिंदु बी हो गई 0,6। जो वही हमारे पास। अब हमें इसका उपयोग करके जेड का मान निकालना है। तो यहाँ पे जेड का मान हो जाएगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे जेड का मान हो जाएगा 2 गुणा 6 प्लस 0 यानी कि 12। यहाँ पे जेड का मान हो जाएगा 0 प्लस 5 गुणा 6 यानी कि 30। हमें कौन सा मान निकालना है, अधिकतम मान निकालना है। तो यहाँ पे 30 जो है वो अधिकतम मान में आ गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे जेड का अधिकतम मान हमें कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है बिंदु बी 0,6 पर। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। ये एक समाकलन का प्रश्न है, निश्चित समाकलन का। वो कह रहा है कि निचली लिमिट है, जहां पर जो निचली सीमा है वो π/6 से π/3 पर जा रहा है। dx/1 प्लस √10x, हमें इसका मान ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे जो हमें आई दे रखा है वो दे रखा है π/6 से π/3 1/1 प्लस √10x dx ये दे रखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan को sin और cos में बदल देंगे। तो जो हो जाएगा हमारे पास π/6 से π/3 1/1 प्लस √ में sin x बटे √ में cos x। ये हो जाएगा। यहाँ पे एक है, लासा ले लीजिए। लासा लेने पर ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा π/6 से π/3 π/6 से π/3। अब √ में cos x ऊपर आ जाएगा लासा लेने पर, और ये हो जाएगा √ में cos x प्लस √ में sin x dx। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास निश्चित समाकलन में एक गुणधर्म होता है कि a से लेकर b f(x) dx का जो मान होता है वो बराबर होता है a से लेकर b f a प्लस b माइनस x dx। यही होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे a का मान कितना आ गया π/6 और b का मान कितना आ गया π/3 यार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास i का मान है। अब इसको हम लिख सकते हैं i बराबर π/6 से π/3 √ cos π/6 प्लस π/3 माइनस x। ये लिख सकते हैं हम।
इसी तरह से हर में क्या आ जाएगा, कॉस पाई बटे 6 प्लस पाई बटे 3 माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा साइन पाई बटे 6 प्लस पाई बटे 3 माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा डी। इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसको आगे हल करते हैं। अब हमें पता है कि पाई बटे 6 प्लस पाई बटे 3, पाई बटे 6 प्लस पाई बटे 3 का मान कितना होगा, अगर हम 6 लाता लेंगे यहाँ पे, पाई प्लस 2 पाई 3 पाई, तो जो हो जाएगा पाई बटे 2, ये हो जाएगा पाई बटे 2। तो अब यहाँ पे आई का हमें क्या मान मिलेगा, यहाँ पे आई का मान मिलेगा पाई बटे 6 से पाई बटे 3 कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा, तो जो हो जाएगा वर्गमूल साइन एक्स, नीचे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ये हमारे पास द्वितीय समीकरण, इसको हमने समीकरण 2 माना। अब एक समीकरण तो ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब अगर इनको हम जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा 2i बराबर पाई बटे 6 से पाई बटे 3, ये हो जाएगा पाई बटे 6 से पाई बटे 3। अब देखो एक आई है और एक आई है, मिलकर कितने बन गए, 2i। अब ये जोड़ेंगे तो एक साइड तो था हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट कॉस एक्स बटे में अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स, दूसरी साइड था अंडर रूट में साइन एक्स बटे अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में जो हर का मान है वो कैसा है, समान है, अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स, तो लासा ले लेंगे इनका। लासा लेने पर हमें क्या मिलेगा, लासा लेने पर हमें मिलेगा अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स, और हर में भी क्या था, अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स डी एक्स। इससे ये कट के ये कितना बन गया, 1 बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बटे 6 से पाई बटे 3 1 डॉट डी एक्स। एक का समाकलन कितना होता है हमारे पास, x, पाई बटे 6 से पाई बटे 3। अब इसका मान क्या आएगा, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, पाई बटे 3 माइनस पाई बटे 6, इसका मान आ जाएगा हमारे पास पाई बटे 6। जागे तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें 2i का मान, देयर 2i का हमें मान कितना मिल गया, पाई बटे 6, ये 2i का ही तो मान हुआ यहाँ पे, तो 2i का मान हमें कितना मिल गया, पाई बटे 6। तो यहाँ से हमें मान किसका निकालना था, i का, तो i का मान कितना हो जाएगा, पाई बटे 12। ये हमारे पास इसका उत्तर था। समझ में आ गया आप लोगों को, हमें जो मान निकालना था वो किसका निकालना था, i का, तो i का मान हमारे पास कितना निकल कर आ गया, पाई बटे 12। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि i बराबर 0 से लेके पाई बाई 2 log cos x dx का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे i हमें कितना दे रखा है, i हमें दे रखा है 0 से लेके पाई बटे 2 log cos x dx, ये दे रखा। अब एक गुणधर्म होता है हमारे पास 0 से लेकर a एफ एफ डी एक्स का मान जो होता है वो 0 से लेकर a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है, यही होता है। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो इसको मान लीजिए पहला समीकरण मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे आई को लिख सकते हैं आई बराबर 0 से लेके पाई बटे 2 log cos पाई बटे 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आई का जो हमें मान मिलेगा वो मिलेगा 0 से पाई बटे 2 log साइन एक्स डी एक्स।
इसको समीकरण हमने क्या मान लिया, 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो आई से आई जोड़ेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2i बराबर 0 से लेके π/2। तो जी हमारे पास हो जाएगा log cos x प्लस log sin x, जो हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2i बराबर 0 से लेके π/2 log sin x cos x। क्योंकि log में अगर ये अलग अलग प्लस हो रहा है तो एक में अगर हम करेंगे तो इनके जो मान है वो गुणा हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे sin 2x का सूत्र बनाएंगे। हमें पता है sin 2x का सूत्र क्या होता है, sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x cos x, यही होता है। तो यहाँ पर sin x cos x तो है लेकिन 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें log 2 को जोड़ देंगे और log 2 को घटा देंगे। क्या करेंगे, log 2 को जोड़ेंगे और log 2 को घटा देंगे। अब अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें तो जो प्लस हो रहा है तो यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए, अब ये गुणा जब हो जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2i बराबर 0 से लेके π/2 log 2 sin x cos x माइनस log 2, अब बाहर क्या आ जाएगा, dx। इसको आगे हल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2i बराबर 0 से लेके π/2 log sin 2x dx। इस वाले को पद को अलग कर लें, माइनस log 2 dx। इसको हमने अलग कर लिया और ये लिमिट लगा दी 0 से लेके π/2। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको आगे हल करते हैं। चलिए, हमारे पास जो हमारे पास मिला है वो है 2i बराबर 0 से लेके π/2 log sin 2x dx। वहां पे हम log e2 बाहर ले लेंगे, बाहर ले लेंगे क्यों, क्योंकि ये अचर पद है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 डॉट dx, जो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, इस पद को हम i1 मान लेते हैं। इसका जो मान आएगा उसको हम क्या मान लेते हैं, i1। तो हो जाएगा माइनस log e2 x, हो जाएगा 0 से लेके π/2। इसमें एक बार ऊपरी लिमिट चली जाएगी और एक बार निचली लिमिट चली जाएगी। तो ये हो जाएगा 2i माइनस, यहाँ पे बच्चों log e आएगा, log जो आया log e2 जो हो जाएगा π/2 माइनस 0। तो 2i का मान आ जाएगा i1 माइनस π/2 log e2। अब हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पे i1 का मान निकालना। अब देखिए i1 का मान हम निकालें, i1 का मान निकालेंगे तो i1 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, i1 को ले लेंगे, है ना। तो देखिए i1 को लेंगे तो हम क्या करेंगे, अब i1 जो है हमारे पास वो है 0 से लेके π/2 log sin 2x dx, यही है हमारे पास, log sin 2x dx। अब यहां पे हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना 2x बराबर t, तो यहां से 2dx बराबर कितना आ जाएगा, dt। यहां से हमारे पास dx का जो मान है वो आ जाएगा dt/2, ये हो जाएगा। अब सीमा देखिए, अगर x सीमा 0 तक जा रही है तो 2x भी 0 तक जाएगी, यानी कि t भी कहां तक जाएगा, 0 तक। इसी तरह से ऊपरी सीमा में x कहां तक जा रहा है, π/2 तक, तो 2x कहां तक जाएगा, पाई तक। तो t भी कहां तक जाएगा, पाई तक।
तो यहां से हमें I1 का मान मिलेगा 0 से पाई log sin t, और dx की जगह आ जाएगा dt/2। तो इसको हम लिख सकते हैं I1 बराबर 1/2 0 से लेके पाई log sin t dt, ये लिख सकते हैं। अब एक गुणधर्म होता है, क्या होता है गुणधर्म? गुणधर्म होता है कि अगर 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसे 2 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, दो आगे ले सकते हैं और 0 से लेके a हो जाएगा। लेकिन जो होता कब है? जब एफ 2a माइनस एक्स का मान जो होता है वो एफ एक्स के बराबर होता है। जब एफ 2a माइनस एक्स का मान किसके बराबर होता है? एफ एक्स के बराबर। तो यहाँ पे एफ एक्स जो है वो साइन टी है, तो साइन टी में अगर हम पाई माइनस टी रखेंगे तो हमें साइन टी मिल जाएगा। साइन पाई माइनस टी किसके बराबर है? साइन टी के बराबर। तो यहाँ पे ये वाला गुणधर्म लग सकता है। तो ये हो जाएगा 1/2, 2 आगे आ जाएगा। अब जो सीमा है वो 0 से क्या हो जाएगी? पाई/2 हो जाएगी, आधी रह जाती है। यहाँ पे 2a थी और a रह गई, तो पाई है तो क्या रह जाएगी? पाई/2। और ये हमारे पास हो जाएगा log sin t dt, ये हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, अब 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 0 से पाई/2 log sin t dt। क्या? तो इसको हम लिख सकते हैं log sin x dx, क्योंकि चर तो हम चेंज कर सकते हैं, t की जगह x तो हम रख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो I1 है ये मिल गया 0 से पाई/2 log sin x dx। अब आप समीकरण 2 में देख सकते हैं 0 से पाई/2 log sin x dx इसके बराबर था I के बराबर, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये वाला। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये मान किसके बराबर था? I के बराबर। तो यहाँ पे जो ये वाला मान है ये किसके बराबर हो गया? I1 का मान। I1 का मान जो है वो किसके बराबर हो गया? I के बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? बराबर I। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 2I बराबर I माइनस पाई/2 log2, ये हो गया। अब ये जो I है वो इधर जाएगा तो 2I में से I जाएगा तो क्या बचेगा? I। तो I का मान हो गया माइनस का पाई/2 log, माइनस का पाई/2 log। तो ये हमारे पास इसका क्या निकल कर आ गया? उत्तर निकल कर आ गया। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 21। वो हमसे कह रहा है y का मान जो है वो tan इनवर्स x का स्क्वायर है। तो हमें दर्शाना है कि हमें ये समीकरण मिलेगा। आपका समीकरण का प्रश्न है, सॉरी अवकलन का हो जाएगा, है ना? अवकलन का प्रश्न। चलिए देखिए हल। यहाँ पे y का मान हमें क्या दे रखा है? tan इनवर्स x का वर्ग। श्रृंखला नियम का प्रयोग होगा इसका अवकलन करने पर। तो सबसे पहले हम x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। तो dy dx का मान कितना हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x। अब हमें क्या करना पड़ेगा? tan इनवर्स x का फिर से करना पड़ेगा श्रृंखला नियम के अंदर। तो यहाँ पे dy/dx का मान हम क्या रख सकते हैं? 2 tan इनवर्स x, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस x पर। इसको इधर ले आइए, तो जो हो जाएगा x² प्लस 1 dy/dx बराबर 2 tan इनवर्स x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर दोबारा अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। अब देखिए क्या मिलेगा पुनः अवकलन करने पर। यहाँ पे दो पद हो गए, एक एक करके होगा। पहले इसका कर देते हैं, तो जो हो जाएगा x² प्लस 1 d2y/dx पर, यही हो जाएगा। अब x² प्लस 1 का करेंगे तो जो हो जाएगा 2x dy/dx बराबर 2
tan का क्या हो जाएगा, x1/x²+1, यही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस x²+1 वाले को इधर ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x²+1 का वर्ग d2y/dx² प्लस 2x x²+1 dy/dx बराबर 2। तो यही तो हमें चाहिए था, ये आ गया हमारे पास। तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि सिद्ध। समझ में आ गया आपको? ये हमारे पास इसका क्या हो गया, हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है e की पावर cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर का अवकलन कीजिए। e की पावर cos x के सापेक्ष का। चलिए हल करते हैं इसका। हमने मान लिया u बराबर sin स्क्वायर x तथा b बराबर e की पावर cos x, हमने ये मान लिया। अब हमें e की पावर cos x के सापेक्ष इसका करना है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें du/dv फाइंड करना है। तो du/dv अगर हम फाइंड करेंगे तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, du/dx, u का x के सापेक्ष निकाल लो और b का x के सापेक्ष निकाल लो अवकलन, और यहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर u का मान कितना है हमारे पास, u का मान है sin स्क्वायर x। तो अगर हम du/dx निकालेंगे तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, श्रृंखला नियम से होगा, तो जो हो जाएगा 2 sin x। sin x का करेंगे तो sin x का क्या आता है हमारे पास, sin x का आएगा cos x, तो 2 sin x cos x ये हो जाएगा। b हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, e की घात cos x, इसका करेंगे तो dv/dx x के साथ, तो e की घात x का क्या हो जाएगा, e की घात cos x। सेम cos x का करेंगे श्रृंखला नियम से, तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है du/dv। तो हमें यहाँ पे इसमें मान रखना पड़ेगा, तो du का x के सापेक्ष कितना है, 2 sin x cos x, b कितना है हमारे पास, e की घात cos x माइनस का sin x, साइन से साइन चला गया, क्या बचेगा, ये बचेगा -2 cos x बटे e की घात cos x, ये बचेगा। तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 22 हमसे कह रहा है कि हमें a आव्यूह दे रखा है, b आव्यूह दे रखा है, तो हमें सत्यापित करना है a b का जो प्रतिलोम है वो किसके बराबर है, b प्रतिलोम गुणा a प्रतिलोम के बराबर। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए बी का प्रतिलोम निकालेंगे, एलएचएस निकालेंगे। अब ए बी का प्रतिलोम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी का मान निकालना पड़ेगा। चलिए ए बी का मान निकालते हैं। जब हमने रख दिया 2 3 1 -4, जो है 1 -2 -1 3, गुणा कर दीजिए इसका। तो 2 का 1 से करेंगे 2, 3 का -1 से करेंगे तो 2 -3, ये हो जाएगा। 2 का -2 से करेंगे तो माइनस का 4, 3 और 3 ये हो जाएगा 9। 1 का 1 से करेंगे 1 + 4, इसका इससे करेंगे तो -2 का 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 5 5 का 14, ये आ जाएगा। ये हमारे पास ए बी का मान हो गया। अब हम देखेंगे कि ए बी के प्रतिलोम का अस्तित्व है भी है या नहीं है, तो हम उसके लिए क्या निकालेंगे, ए बी के सारणिक का मान। तो -1 5 5 -14, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 - 25, यानी कि -11, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। अब ए बी के प्रतिलोम निकालने का सूत्र क्या होगा, ए बी के प्रतिलोम निकालने का सूत्र होगा 1/ए बी का सारणिक का मान गुणा ऐड जो इनका मान ए बी, ये हो जाए। अब हमें इसका मान निकालना है, तो इसके मान के लिए हम क्या करते थे, जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते थे उनकी जगह बदल देते थे, और मुख्य विकर्ण के जो दूसरे अवयव होते थे उसके अलावा जो अवयव होते थे उनका चिन्ह बदल देते थे।
तो जो हो जाएगा माइनस का 1/11, इसका मान निकलेगा -14, यहाँ पे हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम माइनस को अंदर भेजते हैं तो ए बी के प्रतिलोम का मान हमारे पास आ जाएगा 1/11, 14,551, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये पहला समीकरण मान लीजिए, ये एलएचएस का मान आ गया। अब हम आरएचएस का मान निकालेंगे। आरएचएस का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? बी का प्रतिलोम और ए का प्रतिलोम, तभी तो उनका गुणा कर पाएंगे। तो पहले हम ए का प्रतिलोम निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए हमें कितना दे रखा है? ए दे रखा है 2, 3, 1, -4। तो सबसे पहले ए के सारणिक का मान निकालेंगे कि ए के प्रतिलोम का अस्तित्व है भी है या नहीं है। तो जो हो गया -8 -3 -11 हो गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी इसका प्रतिलोम होगा अस्तित्व में। तो ए के प्रतिलोम का सूत्र क्या हो जाएगा? 1/ए के सारणिक का मान एडजॉइंट ए, ये हो जाएगा। इसका मान रख देंगे तो 1/-11। इसका मान कैसे निकालेंगे हम? मुख्य परिवर्तन के अवयवों को ही जगह बदल देंगे। तो -4, 2, इनका चिन्ह बदल दीजिए, -3, -1। इतनी बात समझ में आ गई है? बताइए, इस सेकंड अवयव का इसका मान हो गया। तो ये हमारे पास ए का प्रतिलोम हो गया। अब हम किसका प्रतिलोम निकालेंगे? बी का। चलिए बी का प्रतिलोम निकालते हैं। तो पहले हम बी को लिख लेते हैं कि बी हमारे पास क्या है। अब बी हमें दे रखी है 1 -2 -1 3, 1 -2 -1 3। एक बार और देख लीजिए, 1 -2 -1 3। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसके सारणिक का मान निकालेंगे। तो सारणिक का मान अगर हम निकालेंगे तो जो हमें मिल जाएगा 3 -2 -1 हो गया 2, 1, 0 के बराबर नहीं है, यानी इसका प्रतिलोम भी हमें मिल जाएगा। तो इसके सूत्र जो होगा प्रतिलोम का वो यही हो जाएगा। मान रख दीजिए, तो 1/1 जो हो जाएगा 3, 1, 2, 1। तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया? बी का प्रतिलोम आ गया। अब हमें निकालना किसका मान है? हमें निकालना है बी प्रतिलोम ए प्रतिलोम। यही तो करना है हमें। देखिए, यही तो निकालना है, तो बी प्रतिलोम ए प्रतिलोम। तो बी प्रतिलोम का पहले मान रख दीजिए, तो जो हो गया 3, 2, 1, 1। अब ए के प्रतिलोम का मान रखिए, तो माइनस का 1/11, तो माइनस का 1/11 तो आगे ले लीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 1/11 के बाद -4 -3 -1 और 2, -4 -3 -1 और 2। अब इनका गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -12 -2 -9 +4, 1 का -4 ये -1 या -3 +2। इसको हल करने पे हमें क्या मिलेगा? इसको हल करने पे मिलेगा -14 -5 -5 -1, ये मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? इस माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे। माइनस के चिन्ह का अंदर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यहां से हमें बी प्रतिलोम गुणा ए प्रतिलोम का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 1/11, 14, 5, 5 और 1, ये मिल जाएगा। इसको दूसरा मान लीजिए। अब यहाँ पे पहले समीकरण से हम देखेंगे कि यही मान हमें किसका मिला था? ए बी के प्रतिलोम का। तो यही मान हमें कितना मिल गया इससे? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से ए बी का प्रतिलोम बराबर बी प्रतिलोम ए प्रतिलोम, तो ये सत्यापित हो जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 के अथवा वाले पार्ट को देखते हैं। अथवा वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है? समीकरण निकाय। हमें 2 समीकरण दे रखे हैं, अवयवी विधि से हमें इन्हें हल करना है। ठीक है, तो देखिए चलिए हल करते हैं। पहले समीकरण लिख लीजिए। समीकरण क्या हमारे पास? 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको ax = b के रूप में लिख लेंगे। ये करेंगे सबसे पहले।
ए आप बी में यहाँ पे क्या आएगा 2 5 3 2, एक्स आप बी में एक्स और वाई, और बी आप बी में क्या आ जाएगा 1 और 7, ये हो जाएगा। अब हम ये चेक करेंगे कि इस समीकरण निकाय के हल कितने हैं, एक अद्वितीय हल है, अनंत हल है, या कोई हल नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए के सारणिक का मान निकालेंगे। ए के सारणिक हो गया हमारे पास 2 5 3 2, ये हमारे पास आ गया 4 -15, माइनस का 11 आ गया, जो कि शून्य के बराबर नहीं, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो इसका मतलब है कि इसका एक अद्वितीय हल होगा, और वो अद्वितीय हल कहां से निकलेगा, वो निकलेगा समीकरण x बराबर ए के प्रतिलोम गुणा बी से, इनसे निकलेगा। चलिए अब ए का प्रतिलोम निकालते हैं हम। अब ए के प्रतिलोम का जो सूत्र होगा वो होगा 1/, ए के सारणिक का मान 1/, ए के सारणिक का मान, और ए के सहखंडज आव्यूह, यही हो जाएगा। तो ये तो भी हमने -11 इसका मान निकाला है, सहखंडज आव्यूह निकाल लीजिए इसके। क्या करेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयवों की जगह बदल देंगे और दूसरे विकर्णों का चिन्ह बदल देंगे, तो -5 और जो है -3। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, ए के प्रतिलोम। तो x का मान अगर हम निकालेंगे तो अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे कि a का प्रतिलोम गुणा b। मान रख दीजिए -1/11, a का प्रतिलोम कितना है 2 -5 -3 2, और b का मान यहाँ पे कितना, हमारे पास b का मान है 1 और 7, यही आ रहा है, ये वाला मान जो है वो b का है। अब इसको जब हम हल करेंगे, देखिए क्या है, माइनस का 1/11 तो आगे लिखा रहेगा, 2 का 1 से करेंगे 2, और 5 का -5 का 7 से करेंगे 2 -35, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 40, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर -1/11 जो हो जाएगा -33 और 11, -1/11 को अंदर भेज दीजिए तो ये हो गया हमारे पास 3 और -1। एक्स यहाँ पे क्या था, एक्स और वाई, यही था हमारे पास एक्स और वाई। तो यहां से तुलना करने पर हमें एक्स का मान कितना मिल गया 3, और वाई का मान कितना मिल गया -1। तो ये हमारे पास इसके उत्तर निकल कर आ गए, हमें यही तो करना था, हल निकाल लेते, तो 3 और -1 इसके हल निकल कर आ गए। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 23। ये हमसे कह रहा है रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। हमें दो रेखा दे रखी है यहाँ पर, और इनके बीच की हमें क्या करनी है, न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है कि न्यूनतम दूरी क्या है। चलिए अब यहाँ पर हम पहली रेखा का समीकरण रख लेते हैं, L1 मान लेते हैं इसे। तो इसका समीकरण है हमारे पास I + 3j + लैम्डा 2i - j + k, यही है। अब हमें पता है किसी भी रेखा का जो समीकरण होता है वो a वेक्टर a सदिश प्लस लैम्डा टाइम्स b सदिश के रूप का होता है। यहाँ पे a सदिश वो होता है जहां से वेक्टर जिस बिंदु से होकर जाता है, b सदिश जिसके वो समांतर होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो अगर मैं इसके बिंदु को a1 मान लूं तो a1 सदिश का मान हो जाएगा I + 3j, यही हो जाएगा। और यहाँ से b1 सदिश का मान हमारे पास हो जाएगा 2i - j + k, यही हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण लिखते हैं, देखिए इसको हटा देते हैं। दूसरी रेखा का समीकरण L2, वो हमारे पास 2i + 3j - k म्यू 3i - 5j + 2k। अब अगर यहां से हम a2 सदिश का मान देखेंगे तो a2 सदिश का मान कितना आएगा 2i
प्लस 3j माइनस का k, यही आ जाएगा। B2 सदिश का मान कितना आएगा? B2 सदिश का हमारे पास जो मान आएगा देखिए, तो B2 सदिश का हमारे पास मान हो जाएगा 3i माइनस 5j प्लस 2k। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दूरी निकालनी है, तो न्यूनतम दूरी d का जो सूत्र होता है वो हमें पता है, वो क्या होता है, A2 सदिश माइनस A1 सदिश, B1 सदिश गुणा B2 सदिश, इसका सदिश गुणनखंड होता है, और नीचे इनके परिमाण का मान आता है, यही होता है। तो अब हम इन सभी का पहले मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A2 सदिश माइनस A1 सदिश का। तो A2 सदिश है हमारे पास 3i माइनस 5j प्लस 2k, माइनस साइन A1 सदिश, A1 सदिश है हमारे पास i प्लस 3j। हल करिए, 3i में से आई गए तो ये कितना बच गया, 2i माइनस 5j, और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 3j। यहाँ पे गलत हो गया है, जो A2 का ये है वो दोबारा लिख लेते हैं। A2 सदिश जो है हमारे पास, दोबारा लिख लेते हैं, A2 सदिश गलत हो गया। A2 सदिश का मान ये वाला, ये है 2i प्लस 3j माइनस का k, और A1 है i माइनस 3j। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको माइनस करते हैं, तो 2i माइनस i कितना हो गया, i सदिश, 3j माइनस 3j, तो j तो बचेगा ही नहीं, माइनस का k। जी हमारे पास किसका मान आ गया, A2 सदिश माइनस A1 सदिश का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, B1 सदिश और B2 सदिश के सदिश गुणनखंड का। तो इसका मान निकालते देखिए, i j k। अब पहले B1 सदिश का हम वो रखते हैं। B1 सदिश क्या है हमारे पास, 2 माइनस 1 और 1, i j के हमने वो क्या रख लिए, जो इनके कोफिशिएंट के मान थे वो हमने रख लिए। जी कितना आएगा, 3 माइनस 5 और 2, जा गया हमारे पास। अब इसमें अगर हम i के साथ लेकर चलेंगे तो i के साथ क्या आएगा, ये पंक्ति एक हम छोड़ देंगे, तो माइनस 2 माइनस 5, माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5, हो जाएगा माइनस j। j के साथ अगर हम चलेंगे तो j के साथ क्या आएगा, देख ये वाली पंक्ति वाला स्तंभ छोड़ देंगे, 2 दूनी 4 माइनस का 3, हो जाएगा प्लस k। के साथ चलेंगे, ये पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, माइनस का 10 प्लस का 3, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3i माइनस का j और माइनस का 7k। ये हमारे पास क्या आ गया, B1 सदिश गुणा B2 सदिश का सदिश गुणनखंड। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे पहले मान लिख लेते हैं, A2 सदिश माइनस A1 सदिश, इसका मान हमारे पास कितना आया था, i माइनस k, तो i माइनस k। अब B1 सदिश गुणा B2 सदिश, इनके सदिश गुणनखंड का मान क्या आया था वो लिख लेते हैं, है ना। B1 सदिश B2 सदिश के सदिश गुणनखंड का, ये हमारे पास आया था 3i माइनस j माइनस 7k, 3i माइनस का j माइनस का 7। अब हम इसके परिमाण का मान निकाल लेंगे, तब वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग माइनस 7 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 49, तो रूट के अंदर 59 या 59। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम न्यूनतम दूरी निकालेंगे, निकालनी तो मैं न्यूनतम दूरी थी, तो न्यूनतम दूरी निकालते हैं। चलिए हमने न्यूनतम दूरी का सूत्र तो देख ही लिया था, न्यूनतम दूरी का जो हमारे पास सूत्र था वो लिख लेते हैं दोबारा।
दी मान लेते हैं। न्यूनतम दूरी का हमारा सूत्र क्या था, A2 सदिश माइनस A1 सदिश, इसका सदिश अदिश गुणनखंड हो जाएगा B1 सदिश B2 सदिश के सदिश गुणनखंड के साथ, और नीचे आ जाएगा B1 सदिश गुणा B2 सदिश का परिमाण, ये हो जाएगा, मान रख दीजिए। तो हमारे पास ये हो जाएगा I माइनस के, इसका आदेश गुणन होगा 3I माइनस जे माइनस 7 के, यही हो जाएगा। चलो नीचे इसका परिमाण आ जाएगा, वो हमने फाइंड कर लिया है पहले ही, उसको हम यहाँ से डायरेक्ट करते हैं। इधर इसको हल करेंगे, आई का आई से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, जे है नहीं इधर तो जे वाले का 0 हो जाएगा, के माइनस 1 माइनस 7 तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 7। तो यहाँ पे जो न्यूनतम दूरी हमारे पास निकल कर आएगी वो आएगी 10/√में 59। जो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना आ गया। चलिए अब आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। आखिरी प्रश्न हमसे कह रहा है पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं, ये हमें 2 रेखाएं दे रखी हैं और जो परस्पर लंब है, तो हमें पी का मान ज्ञात करना है। इन रेखाओं को पहले हम इसके मानक समीकरण में लिखेंगे। मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण होता है x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1, इस रूप में लिखेंगे। यानी x y और z का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो पहले हम इसको इस रूप में लिख लेते हैं। पहले हम पहली रेखा लेते हैं, L1 मान लेते हैं। जब हमारे पास 1 माइनस एक्स बटे 3 7y माइनस 14 बटे 2p z माइनस 3 बटे 2, इसको मानक रूप में लिखते हैं। तो इसमें से माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो जो हो जाएगा x माइनस बटे माइनस का 3, ये हो जाएगा। इसमें से 7 से भाग दे देंगे तो y माइनस 2 और जो हो जाएगा 2p बटे 7, अंश और हर में किससे भाग दे दिया 7 से, और जो हो जाएगा z माइनस 3 बटे 2, ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरी रेखा लेते हैं L2। L2 हमारे पास 7 माइनस 7x बटे 3p y माइनस 5 बटे 1 6 माइनस z बटे 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 7 से अंश और हर में भाग देंगे, माइनस 7 से, तो जो हो जाएगा x माइनस 1 बटे माइनस का 3p बटे 7, जो हो जाएगा। ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा y माइनस 5 बटे 1 और जो माइनस बाहर ले लेंगे तो 6 z माइनस 6 बटे माइनस का 5। अब यहाँ पे अगर हम इस रेखा की दिक् कोसाइन को, इस वाली को a1 b1 c1 मान लेते हैं पहली वाली को, दूसरी वाली को a2 b2 c2, तो यहाँ पे a1 का मान हो गया -3, b1 का मान हो गया 2p बटे 7 और b2 का मान हो गया वो c1 का मान, a1 b1 c1 माना था ना, तो c1 का मान हो गया 2, ये आ गया हमारे पास मान। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर मान देखेंगे तो a2 का मान हो गया माइनस का 3p बटे 7, b2 का मान हो गया 1 और c2 का मान हो गया माइनस का 5। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे a2 b2 और c2 के मान निकल कर आ गए मानक रूप में करने। अब यहाँ पे बच्चों में कंडीशन क्या दे रखी है, अब हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि ये दोनों जो रेखाएं वो परस्पर लंब है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि रेखाएं L1 और L2 लंबवत है तो क्या हो जाएगा, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब इनके मान रख दीजिए, -3 बटे 7 प्लस B1 का मान 2p बटे 7 गुणा 1 प्लस C2 2, इसका -5 बराबर
शून्य, ये हो जाएगा। जो हो गया हमारे पास 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 10 बराबर क्या आ गया, 0। इसको अगर हम आगे हल करेंगे तो जो हो गया 11p/7, 9p और 2p जोड़ के कितना हो गया 11p/7 बराबर का कितना हो गया 10। तो यहाँ से जो हमारे पास p का मान है वो p का मान कितना आ जाएगा 70/11। p का मान क्या आ जाएगा 70/11, यही तो हमें ज्ञात करना था। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या करा बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने बस 2026 प्रश्न पत्र के 3 और 4 अंकों के प्रश्नों को हल करा। हमने ये जाना कि बोर्ड परीक्षा में हम इन्हें कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। इस जैसे और भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो अब आप उन्हें भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।